हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेरिया। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो है हमारा करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आपको पता है कि ये एक श्रृंखला चलाई जा रही है जिसमें 25 दिन में 25 सेट की तैयारी कराई जा रही है, जो कि हमारे हाल ही में प्रकाशित बुक एडुटेरिया करेंट अफेयर्स के वार्षिकांक से संबंधित है, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह क्रमशः किया गया है। और यह सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक के घटनाओं का इसमें संग्रह किया गया है, जो कि 25 सेट के रूप में प्रैक्टिस के रूप में तथा चैप्टर वाइज इसमें दिया गया है। तो आइए इसके तीसरे सेट में हम लोग चलते हैं और आज हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 से संबंधित 50 प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न की ओर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में सितंबर 2020 में भारत ने फिनलैंड के साथ ये समझौता किया है और इस समझौते के तहत दोनों देशों के वैज्ञानिक एवं रिसर्चर आपस में सहयोग करेंगे और खनन के क्षेत्र में जो नई उपलब्धियां हैं उसको हासिल करने का प्रयास करेंगे ताकि एक दूसरे का सहयोग हो सके। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। सितंबर 2020 में 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कौन सा सही नहीं है, इसका चयन करना है। तो सबसे पहला कथन है भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया, तो बिल्कुल ये सही कथन है। दूसरा, बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश है, ये भी बिल्कुल सही है कि 7 सदस्य देश है। इसका मुख्यालय ढाका में है और मालदीव इसका सदस्य देशों में शामिल है, तो मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल नहीं है। आइए जानते हैं कुछ बिम्स्टेक के बारे में कुछ अन्य बातें। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये पूरा का पूरा नाम है बिम्स्टेक का। तो सबसे पहले तो ये याद हो कि बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है। इसके 7 सदस्य देश कौन है ये याद रख लीजिएगा। तो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में जो पड़ने वाले देश हैं मूल रूप से उन्हें सदस्य बनाया गया है, जैसे भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये 7 देश हैं जो इसके सदस्य देश हैं। इससे जोड़ करके अन्य एग्जाम में भी प्रश्न आ सकते हैं, इसीलिए ध्यान में रखेंगे। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश में की गई है? तो सोशल मीडिया पर जो कई ऐसी खबरें होती हैं जो लगातार चर्चा का विषय बन जाती है और जो कि अफवाह बाद में पता चलता है कि अफवाह है, तो इसी तरह के अफवाहों पर रोक लगाने से संबंधित, लोगों को जागरूक करने से संबंधित और डिजिटली उनको साक्षर बनाने से संबंधित एक असोल चीनी अभियान जो है ये बांग्लादेश में चलाया गया है। तो यह बांग्लादेश से संबंधित अभियान है। आते हैं 4वें प्रश्न की ओर। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 सितंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा की? तो राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो वास्तव में रूस गए थे और रूस से उन्होंने जाकर के जो है ताशकंद में होने वाले संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लिया था। तो इस प्रकार से उन्होंने जो दौरा किया था वो सही उत्तर उसका जो होगा रूस होगा। आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत जो है ये मूल रूप से अगस्त 2020 में राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है और इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है कि इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह मूल रूप से नगरीय क्षेत्र में जो है स्टॉल लगाए जाएंगे जहां पर सस्ते दरों पर पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके। इस क्रम में नगरीय क्षेत्रों में 358 केंद्र खोले जाएंगे जहां मात्र 8 रुपए में जो है पोषण भरे थाली दी जाएगी जहां से भोजन प्राप्त किया जा सकेगा। तो मात्र 8 रुपए में भोजन कराने की यह योजना है इंदिरा रसोई योजना। इसे याद रखेंगे, ये नगरीय क्षेत्र के लिए है और 100 करोड़ रुपए इस पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। आते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है? ये प्रश्न कल उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है और इस प्रश्न को जो है हमारे बुक के साथ साथ हमारे ऑब्जेक्टिव सीरीज में भी समाहित किया गया है। इसका सही उत्तर है कुशीनगर। कुशीनगर जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण का प्रयास किया जा रहा है और घोषणा की गई है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहां से की गई?
आपको पता है कि मार्च 2020 से लॉकडाउन की परिस्थितियां शुरू हुई, जिसके बाद बड़े स्तर पर जो है प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई। इसी में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन जो है वो बिहार के खगड़िया से किया गया। ये लॉकडाउन के कारण जो लोग प्रवासी श्रमिक घर आ गए हैं उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से संबंधित है। आते हैं 8वें प्रश्न की ओर। खुलोंगछू पनबिजली परियोजना किन दो देशों के से संबंधित है? तो खुलोंगछू जल विद्युत परियोजना जो है ये वास्तव में भारत और भूटान से संबंधित है। हाल ही में भारत और भूटान के बीच एक समझौता किया गया, जिसके तहत जो है खुलोंगछू नदी पर खुलोंगछू जल विद्युत परियोजना जो है स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 600 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है और इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको पता होगा कि इससे पहले भारत और भूटान के बीच जो है 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य जो है संयुक्त रूप से रखा गया है। यह पहली परियोजना है जिसमें 50-50 की भागीदारी है, यानी 50% भारत की भागीदारी होगी जबकि 50% भूटान की। अन्य परियोजनाओं में जो भूटान में संचालित होती हैं उसमें केवल भारत का पूरा योगदान होता है और भूटान की तरफ से कुछ सहयोग केवल प्राप्त हो पाता है। आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली कैथी सुलीवन दुनिया की पहली महिला बन गई है। वे किस देश से संबंधित है? तो कैथी सुलीवन जो है ये नासा की जो है एरोनॉट्स है और ये अंतरिक्ष में जा चुकी हैं और इन्होंने हाल ही में जो है पानी के सबसे गहरे चैलेंजर डीप जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है और विश्व का सबसे गहरा बिंदु है, यहाँ पर भी ये गई हैं। इनका संबंध अमेरिका से है और इनका संबंध नासा से है। यहाँ से एक प्रश्न और बना है कि ये वो पहली महिला है जो अंतरिक्ष का सफर भी की है और इन्होंने समुद्र के सबसे गहरे क्षेत्र का भी सफर किया है। तो इस तरह से ये संबंधित है। कैथी सुलीवन नाम याद रखेंगे, इनका संबंध अमेरिका से है। 10 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का थीम था। तो इस बार जो 10 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया उसका जो थीम है वो है सेव ब्लड सेव लाइव्स। इसका हिंदी रूपांतरण है सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। तो सुरक्षित रक्त बचाए जीवन या सेव ब्लड सेव लाइव्स जो है यह इस बार के विश्व रक्तदाता दिवस का थीम था। आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश द्वारा अम्फान नाम दिया गया? तो नाम देने की एक श्रृंखला होती है, क्रमशः कई देश होते हैं जिन्हें नाम देने के लिए चुना जाता है। तो भारत के हिंद महासागर क्षेत्र में जब भी तूफान आते हैं तो उसको हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्र वाले जो देश हैं उन्हें नाम देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आपको बता दें कि 2004 में एक समझौते के तहत इसमें 8 देश शामिल हुए और 8 देश को क्रमशः जो है उनके अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार नाम देने के लिए चुना जाता है और उन्हें ही ये नाम देने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। बात करें हिंद महासागर के देशों में तो कौन कौन देश शामिल है? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ओमान, थाईलैंड, मालदीव, म्यांमार, ये 8 देश है जिनको नाम देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस बार जो अम्फान जो है वह नाम दिया गया है विशेष रूप से थाईलैंड के द्वारा ये नाम दिया गया था। आते हैं 12वें प्रश्न की ओर। किस राज्य में प्रस्तावित एटालीन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं? ये जो जल विद्युत परियोजना है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग नदी से संबंधित है और ये जो दिबांग नदी है ये मूल रूप से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जिस पर जो है बांध बनाने को लेकर के या जल विद्युत परियोजना को बनाने को लेकर के पर्यावरणीय संबंधी समस्या को लेकर के एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका कारण ये है कि चूंकि यह जो क्षेत्र है वो जैव विविधता और विभिन्न प्रकार के प्रजातियों वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कई ऐसे गांव हैं जिस पर जल संकट उत्पन्न हो रहा है, साथ ही साथ कई प्रकार के पेड़ जानवर के समुदाय पर खतरा उत्पन्न हो रहा है, जिसको लेकर के ये विरोध किया जा रहा है। इस जल विद्युत परियोजना के तहत 3097 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की है?
तो आपको मैं बता दूं कि अभी एक पहली कंपनी आई है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो कि अमेरिका की कंपनी है। इसने कहा है कि उसने अभी तक जितने भी कार्बन उत्सर्जित किए हैं वो 2030 तक इस सभी कार्बन को जो है अवशोषित कर लेगा और कार्बन निगेटिव कंपनी हो जाएगा। इस प्रकार की उसने घोषणा एवं शपथ जो है दर्ज की है। इसके लिए अमेरिकी कंपनी ने मूल रूप से कार्बन हटाने के लिए $1 बिलियन का जो है निवेश करने का भी लक्ष्य रखा है, ताकि कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जा सके और पूर्व में जो कार्बन उत्सर्जन हुआ है उसको समाप्त किया जा सके। 14वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुनी गई है मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर कौन है? तो मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं भारत की तरफ से। ये 2017 में ये मिस वर्ल्ड चुनी गई थी और इन्हें हाल ही में एडिडास ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। 15वें प्रश्न की ओर आते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो सबसे पहले तो आप जान लें कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जो है रिपोर्ट जारी किया जाता है। दूसरा, भारत का स्थान 112वां आया, जबकि 2018 में जब यही आंकड़े जारी हुए थे तो उसमें भारत का स्थान 108वां था। और पहला स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, जबकि लास्ट 153वां स्थान यमन को प्राप्त हुआ है। तो इसमें मूल रूप से आपको आइसलैंड याद रखना है, भारत का क्रम याद रखना है और भारत का इससे पिछला क्रम याद रखना है। यहीं से प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा WEF जो इस रिपोर्ट को जारी करता है उसके नाम पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है। आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किर्गिस्तान क्षेत्र के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं कुबाटबेक बोरानोवा, ये इनके प्रधानमंत्री चुने गए हैं और इसकी राजधानी जो है वो बिश्केक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 17वां प्रश्न है। नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, दिसंबर 2019 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया। सही है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ये भी सही है। मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य देश बना है। ये गलत है, क्योंकि मैसेडोनिया जो बना है वो इसका 30वां सदस्य देश बना है, ना कि 29वां। तो अब इसके कुल 30 सदस्य देश हो गए हैं। 29वां सदस्य देश जो है वो मोंटेग्नो बना था, जो कि 2018 में ही बना था। तो मैसेडोनिया का 29वां सदस्य मोंटेनेग्रो हो गया, जबकि 30वां सदस्य जो है वो मैसेडोनिया हो गया। ये आपको नाटो का, तो नाटो याद रखेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आते हैं 18वें प्रश्न की ओर। जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन है? यानी सबसे कम प्रदूषण कहाँ पे देखा गया? तो ये है लुंगलेई। लुंगलेई जो है ये मिजोरम के क्षेत्र का एक शहर है और मिजोरम के क्षेत्र के इस शहर को जो है सबसे कम प्रदूषित शहर के रूप में चुना गया, जबकि झड़िया झारखंड का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो घोषित किया गया है। झड़िया को जो है ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर और लुंगलेई को सबसे कम प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। 19वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। उनका संबंध किस खेल से है? तो कोब ब्रायंट जो है वो अमेरिका के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा डीप प्रश्न नहीं आएंगे, केवल इनके नाम से जोड़ करके, इनके खेल और इनके देश से जोड़ करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आते हैं 20वें प्रश्न की ओर। वधावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो वधावन पोर्ट जो हाल ही में चर्चा में रहा था ये महाराष्ट्र से संबंधित है और इसको इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंदरगाह की स्थापना की मंजूरी जो है यहाँ दे दी गई है, जिसे वधावन पोर्ट नाम दिया गया है। तो महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट निर्माण के कारण ही ये चर्चा में बना रहा। 21वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ है। बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य क्षेत्र से है? तो बोडो समुदाय के एक बोडो जनजातियों के द्वारा बोडोलैंड की मांग जो है लंबे समय से की जाती रही है, लेकिन केंद्र सरकार एवं बोडो समुदाय के बीच समझौता होने के बाद यह माना जा रहा है कि अब बोडोलैंड की मांग जो है वो समाप्त हो गई है। जनवरी 2020 में ये समझौता हुआ था और यह समझौता जो है असम राज्य से संबंधित है, असम के बोडो समुदाय से संबंधित है। आते हैं 22वें प्रश्न की ओर। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेलों की मेजबानी किस देश को सौंप दी गई है?
कोविड-19 को फैलाने वाले देश चीन को ही दे दी गई है ये मेज़बानी। तो आप इसको याद रखेंगे कि तीसरा एशियाई युवा खेलों की मेज़बानी 2021 में जो है वो चाइना में होगी। आते हैं 23वें प्रश्न की ओर। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुकमा जिला। सुकमा जिला जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसके अलावा नारायणपुर जिला जो है इसे भी स्थान मिला है। 24वें प्रश्न की ओर आते हैं। इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता? इंडियन सुपर लीग जो है भारत का फुटबॉल क्लब है। जैसे आप देखते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग के माध्यम से आईपीएल आयोजित किया जाता है जो क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार का आईसीएल जो है ये फुटबॉल के खेल से संबंधित है। और 2019-20 का खिताब जो है ये मूल रूप से एटीके के द्वारा जीता गया है। एटीके जो कि कलकत्ता की जो है लीग टीम है। फाइनल मुकाबला चेन्नई एवं एटीके के बीच में हुआ, जिसमें एटीके ने 3 गोल और चेन्नई ने 1 गोल किया और इस प्रकार से एटीके इस टूर्नामेंट का विजेता रहा। आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए $1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना जो है ये फ्रांस द्वारा लगाया गया है। फ्रांस द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि एप्पल अपने जो है ताकतवर स्वभाव के कारण जो है वो आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करता है तथा घरेलू व्यापार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। आते हैं 26वें प्रश्न की ओर। इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहां करने की घोषणा की है? इसका मूल उद्देश्य होगा अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण करना, जहां अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों को एक अंतरिक्ष जैसा माहौल देते हुए पहले ही तैयार करना। इसके लिए जो केंद्र बनाने की घोषणा की गई है वो कर्नाटक के चित्रदुर्ग में की जाएगी और इसरो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आते हैं 27वें प्रश्न की ओर। जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है? तो ये जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो ये मंदिर खोज की गई है ये महानदी में खोज की गई है। तो इसका सही उत्तर जो है वो महानदी है। 28वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो वास्तव में मानव हाथी का टकराव जो है लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है और हाल ही में केरल में हुई ऐसी घटना के बाद ये और ज़्यादा जो है चर्चा का विषय बना। सुरक्षा पोर्टल जो है ये केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये तैयार किया गया है ताकि हाथी और मानव के टकराव को कम से कम किया जाए और मानव के साथ साथ हाथी को भी सुरक्षा प्राप्त हो सके। और इसके लिए 12 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है वो हाथी दिवस भी मनाया जाता है। 29वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया गया? तो संजीवन ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा ताकि जो है कोविड से संबंधित जानकारी जो है वो लोगों को मिल सके। 30वें प्रश्न की ओर आते हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन की शुरुआत की गई? तो 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 3 नए प्रकार के प्रोजेक्ट की लॉन्च की गई, जिसमें नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की गई। इसके अलावा साइबर सुरक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई एवं ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा 1000 दिनों में क्षेत्रों को जोड़ने की घोषणा की गई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। 31वें प्रश्न की ओर आते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ चुनना है कि कौन सत्य नहीं है। इसका पहला ऑप्शन है यह सर्वेक्षण केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा किया गया। यह सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया। राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन मध्य प्रदेश को चुना गया। इस सर्वेक्षण में इंदौर लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पर रहा। तो इसका जो गलत उत्तर है वो ये है कि राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है वो मध्य प्रदेश का रहा। ये मध्य प्रदेश का नहीं रहा बल्कि छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे ज़्यादा राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करने वाला रहा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़, न कि मध्य प्रदेश। आते हैं 32वें प्रश्न की ओर। फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची जारी की गई। इसमें भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है, वो कौन है? तो फोर्ब्स की इस सूची में अक्षय कुमार जो है वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं और भारतीय अभिनेता है
और इस अभिनेता के द्वारा जो है 6.5 करोड़ डॉलर जो है ये आमदनी की गई है एक वर्ष में, जिसके कारण इन्हें 4th रैंक यानी चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि पहला स्थान जो है वो ड्वेन जॉनसन जो कि एक हॉलीवुड एक्टर है, उन्हें 8.94 करोड़ डॉलर जो है प्राप्त हुआ है। आते हैं 33वें प्रश्न की ओर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लाया गया था? वास्तव में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1956, लेकिन ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का संशोधित रूप कब लाया गया था? तो 2005 में। तो 1956 में पहली बार जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया था, जिसके तहत जो है उत्तराधिकार से संबंधित नियम लागू किए गए थे। उसमें कुछ बदलाव करते हुए 2005 में इसे लागू किया गया था, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं को भी उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा, लेकिन उनके पिता की मृत्यु 9 सितंबर से पहले नहीं होनी चाहिए। तो 9 सितंबर जो है ये लागू होने का डेट था 2005 में, लेकिन हाल ही में पुनः इसे संशोधित किया गया है और कहा गया है कि किसी भी महिला को जो अभी जीवित है उनको उनका पारिवारिक हक जो है जरूर मिलेगा। आते हैं 34वें प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे इसका नाम कर दिया गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहा भादभूत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी? तो भादभूत परियोजना जो है ये गुजरात राज्य से संबंधित है और इसका निर्माण जो है वो नर्मदा नदी पर किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो सिक्किम में जो है ये मूल रूप से वाईचिंग भूटिया के नाम पे एक स्टेडियम का नाम रखने का निर्णय लिया गया है, जो पूर्व कैप्टन है फुटबॉल टीम के, और इनका जन्म स्थान भी जो है वो सिक्किम है। उनके जन्म स्थान से कुछ ही दूरी पर यह जो है स्टेडियम निर्मित हो रहा है। आते हैं 37वें प्रश्न की ओर। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे जो लगभग 1.8 किलोमीटर का है, इसका निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में किया जाएगा, जिससे लगभग 1.8 किलोमीटर लंबे रोपवे तैयार किया जा रहा है। 38वें प्रश्न की ओर आते हैं। हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बर्फीले तेंदुओं को संरक्षित करने के लिए यह जो प्रयास है ये उत्तराखंड में किया जा रहा है, और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो कि नीदरलैंड के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। ये आप याद रखेंगे कि नीदरलैंड के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, और जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें एक तरफ त्यौहार और दूसरे तरफ राज्यों की सूची दी गई है। कौन सा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो बरना त्यौहार जो है ये बिहार से संबंधित है। ड्रैगन फ्लाई जो है वो हाल ही में चर्चा का विषय रहा। ड्रैगन फ्लाई जो है वो केरल से संबंधित है। नुआखाई जो कि हमने पहले सेट में भी इस पर चर्चा की थी, ये उड़ीसा से संबंधित है। और बोनालू जो है वो तेलंगाना से संबंधित है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इलेक्ट्रिक वाहन पार्क जो है ये स्थापित किया जा रहा है चेन्नई के पास तमिलनाडु राज्य में, ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन को जो है प्रतिशत को बढ़ावा मिल सके। आते हैं 41वें प्रश्न की ओर। अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस विस्फोट के कारण काफ़ी क्षति हुई थी? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक विस्फोट हुआ था, जिसके तहत जो है एक भारी मात्रा में यहाँ बेरूत के बंदरगाह के आसपास जो है क्षति देखने को मिली। तो वास्तव में यहाँ पे कौन से गैस का विस्फोट हुआ था, इससे संबंधित ये प्रश्न है। इसका सही उत्तर है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के कारण ये विस्फोट हुआ था और लगभग 50 से अधिक लोगों की मौतें हुई थी और अरबों के मात्रा में नुकसान हुआ था। 42वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में कैलिफोर्निया की डेथ वैली में वर्ष 1913 के बाद सर्वाधिक उच्च तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह किस महादेश में स्थित है? तो कैलिफोर्निया सबसे पहले आप जानते हैं कि अमेरिका में स्थित है, और डेथ वैली जो है ये उत्तरी अमेरिका यानी अमेरिका के ही क्षेत्र में स्थित है।
और ये मूल रूप से एक रेगिस्तान क्षेत्र है। यही कारण है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है यहाँ पर पाया जाता है। 43वें प्रश्न की ओर आते हैं। अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। तो पोलियो मुक्त हाल ही में घोषित होने वाला जो देश है वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया को हाल ही में जो है पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है और यह नाइजीरिया जो है अफ्रीका महादेश का एक देश है। और अब जो है केवल पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान ही वो दो देश बच गए हैं जहां पर अभी भी पोलियो स्थित है, अन्यथा बाकी सभी जगहों से पोलियो का समापन हो चुका है। आते हैं 44वें प्रश्न की ओर। अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई है? तो ये जो खोज हुई है ये हुई है तुर्की में। तुर्की के काले सागर में ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक के खोजे गए सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार को खोजा गया है, जहां पर 2021 से जो है खुदाई शुरू करने की योजना रखी गई है। 45वें प्रश्न में आते हैं। अगस्त 2020 में किस व्यक्तियों को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर का जो है राज्यपाल चुने गए हैं वो है मनोज सिन्हा और ये वहाँ के जीसी मुर्मू द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद जो है उन्हें चुना गया था। और आपको ये भी पता होगा कि हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर राज्य को 2 खंडों में विभाजित करते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर है। 46वें प्रश्न की ओर आते हैं। पुस्तक कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है? तो यह पुस्तक जो है वो वेंकैया नायडू जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इनके 3 साल के जो ऑफिस के अनुभव है एज ए वाइस प्रेसिडेंट, उसी के आधार पर जो है ये पुस्तक लिखी गई है और इसका जो विमोचन है वो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया था। आते हैं 47वें प्रश्न की ओर। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किन देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया? तो ये त्रिपक्षीय वार्ता जो है ये भारत के साथ साथ फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से किया गया, ताकि हिंद महासागर के क्षेत्र में जो है एक दूसरे को जो है मजबूती के साथ तैयार कर सके। इसकी बैठक जो है यानी वार्ता जो है वो सितंबर 2020 में हुई और मूल रूप से कोविड-19 इकोनॉमिकल रिलेशन स्ट्रेटजिक जो समझौते हैं उस पर चर्चा की गई थी। 48वें प्रश्न की ओर आते हैं। 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हाल ही में मानव पूंजी सूचकांक जो है वो जारी किया गया है। इसे विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ। भारत का स्थान 116वां रहा। इससे पूर्व भारत का स्थान 115वां रहा। इसमें जो है वो सही नहीं है, वो चुनना है हम लोगों को। तो इसका सही उत्तर है वो पहला होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट है और इसमें मूल रूप से स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित आंकड़ों के आधार पर वैश्विक मानव सूची जारी की जाती है और बाकी अन्य तीनों ही पॉइंट जो है इसके सही है। आते हैं 49वें प्रश्न की ओर। 17 सितंबर 2020 को G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो 17 सितंबर 2020 को G20 की जो पर्यावरण से संबंधित बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के सुल्तान के द्वारा की गई और यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत के पर्यावरण मंत्री जो है वो प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया था और वीडियो के माध्यम से ही इस बैठक का आयोजन किया गया। आते हैं 50वें प्रश्न की ओर। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जापान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा और ये बने हैं शिंजो एबे के त्यागपत्र देने के बाद और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है योशिहिदे सुगा और हाल ही में जो है स्वास्थ्य कारणों से शिंजो एबे ने जो है त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद जो है योशिहिदे सुगा को जो है इस पद के लिए चुना गया है। तो आइए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये श्रृंखला भी पसंद आ रही होगी। तो इस बुक को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी किताब दुकान एवं फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। इससे संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आइए हम लोग ये भी देखते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ कैसे सकते हैं और जितने भी ये PDF है या नोट्स हैं या हमारे वीडियो के लिंक है या जानकारी है, सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद रहते हैं।
आइए देखते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर कैसे जुड़ सकते हैं और इस पीडीएफ को वहां से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले टेलीग्राम ऐप को आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसे जो है आप एक्टिवेट करें, इसे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको जो सर्च करना है वो एडुटेरिया टेस्ट सीरीज सर्च करना है। इसके लिए आप यहाँ सर्च बटन है, सर्च बटन में जाएंगे और यहाँ प्रेस करेंगे एडुटेरिया टेस्ट सीरीज। जैसे ही एडुटेरिया टेस्ट सीरीज सर्च करेंगे ये आपका एडुटेरिया का चैनल खुलेगा, ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको ज्वाइन बटन होगा, इसे आप ज्वाइन कर लेंगे। इसमें लगभग 2 लाख जो है स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे साथ कंटिन्यू बने रहते हैं, तो आप भी इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहीं से आपको सारे पीडीएफ या जो भी हमारे वीडियोस जो अभी रिसेंट में रिलीज होते हैं उसके लिंक दे दिए जाएंगे। हमारे जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होगी वो भी यहाँ से आपको मिलते रहेंगे। हमारे बुक, हमारे पीडीएफ, और जैसे ये कल जो है ये वीडियो अपलोड किया गया था उसका पीडीएफ भी यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और यहाँ से आपको सारे पीडीएफ जो है वो मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद एडुटेरिया से जुड़ने के लिए और हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।